हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर ऑल पर। और बताइए कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में। हाल ही में चुनाव हुआ है, जो हमारी नई राष्ट्रपति जी चुन के आई हैं, द्रौपदी मुर्मू जी। तो इसी क्रम में हम एक बार राष्ट्रपति के बारे में जान लेते हैं कि राष्ट्रपति का पद कहाँ है, किस जगह पे उल्लिखित है, कैसे कैसे बनते हैं, क्या प्रक्रिया है, और अनेक परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। इसलिए चलिए शुरू करते हैं हम भारत के राष्ट्रपति के बारे में। तो भारत एक सवाल पूछा जाता है, सबसे नॉर्मली सवाल है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक या प्रथम नागरिक कौन होता है। तो भारत का प्रथम नागरिक भारत का राष्ट्रपति होता है। और जिसके पद की बात करें तो जिसके पद की बात करें तो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद के बारे में चर्चा किया गया है। राष्ट्रपति का पद कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन किया गया है। इसके विधायी कई कार्य होते हैं, विधायी कार्य, न्यायिक कार्य, अनेक कार्य होते हैं। इसके कार्य के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अभी हम जान लेते हैं। तो अनुच्छेद 53 में जो है राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों के बारे में वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 54 जो है ये भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बात करता है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में या निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग शामिल होंगे। तो इसके लिए एक नया पेज ले लेते हैं और बढ़िया से इसे समझते हैं। चलिए तो चलिए बात करते हैं हम निर्वाचक मंडल की। निर्वाचक मंडल, तो निर्वाचक मंडल की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन शामिल होते हैं। सबसे पहले लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, और फिर राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और प्रांतीय विधानसभाओं के जो विधानसभा है इनके भी निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश के भी निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा कि इसमें जो है, जो कुछ राज्यों में विधान परिषद है, तो विधान परिषद के सदस्य जो है भाग इसमें नहीं लेते हैं। इसमें पहला लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, दूसरा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, तीसरा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और उसके बाद जो है केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचित सदस्य, यही लोग भाग लेते हैं। चलिए तो हम बात कर लिए यहाँ के निर्वाचन मंडल के बारे में, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में। अब आगे बात करते हैं अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 में जो है निर्वाचन पद्धति की बात की गई है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति क्या है, निर्वाचन की रीत क्या है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत की बात करें तो ये इसका जो चुनाव होता है ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है।
राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। तो इसका चुनाव जो होता है, प्रत्यक्ष चुनाव वो होता है जो जनता सीधे सीधे जिसमें भाग ले उसे प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में जनता भाग नहीं लेती है, इसलिए जनता द्वारा जो चुन के गए होते हैं लोकसभा या विधानसभा के सदस्य, वही लोग राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। चलिए, अप्रत्यक्ष होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। मत पद्धति द्वारा। और हस्तांतरित मत का मतलब ये होता है कि चॉइस की जाती है कि अगर 4 उम्मीदवार हैं A, B, C, D, मान लीजिए मैं एक चाहे कोई भी सदस्य हूँ, तो मैं सबसे पहले सोचूंगा कि मेरी पहली चॉइस B है कि B राष्ट्रपति बने। उसके बाद कहेंगे दूसरी चॉइस, अगर ये नहीं बन पाते हैं तो दूसरे नंबर पे A बने, अगर ये भी नहीं होते हैं तो तीसरे नंबर पे D बने, और लास्ट में सबसे लास्ट में किसको चुनते हैं? C को चुनते हैं। तो इसमें जो है एक नंबर जो चॉइस होती है इसी को सबसे पहले गिना जाता है, और कम से कम जो है 50% + 1 मत मिलना चाहिए एक राष्ट्रपति को, तभी वह जो है निर्वाचित हो पाएगा। अगर नहीं होता ऐसा तो फिर दूसरे चॉइस का मतलब दूसरे चक्र की मतगणना करना पड़ता है। तो इसमें दूसरी चॉइस गिनते हैं कि दूसरी चॉइस किसकी सबसे ज़्यादा है, और ऐसी मतगणना मात्र एक ही राष्ट्रपति के निर्वाचन में हुई है। और फैक्ट भी पूछा जाता है तो ये हुई है बीबी गिरी के निर्वाचन में, ये फैक्ट भी है, इसे याद रखिएगा। तो बीबी गिरी जी के निर्वाचन के समय प्रथम चक्र की मतगणना में 2 लोगों का मत बराबर हो गया था, तो दूसरे चक्र की मतगणना करना पड़ा। ये होता है निर्वाचन पद्धति। फिर बात करते हैं राष्ट्रपति के पदावधि के बारे में। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए, राष्ट्रपति की पदावधि की बात करें तो राष्ट्रपति की पदावधि जो होती है, इसका कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। और वो भी कब से? शपथ ग्रहण के बाद से, यानी शपथ ग्रहण करने के बाद जो है, जिस दिन शपथ ग्रहण करेंगे उससे 5 साल तक उनका कार्यकाल रहेगा। फिर बात करते हैं अनुच्छेद, इसमें जो है पदावधि की बात किसमें? अनुच्छेद 56 में है। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 57 की। तो अनुच्छेद 57 में जो है राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की बात कही गई है। तो राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की बात करें तो जैसे होता है कि मान लीजिए कोई राष्ट्रपति हैं, उनका कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई, या पद त्याग दिए, या फिर मान लीजिए वो संविधान का उल्लंघन करते हैं, संविधान का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें हटा दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में पुनर्निर्वाचन करना पड़ता है राष्ट्रपति का, और जब तक नए राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं हो जाते हैं तब तक जो है उनकी जगह पे उपराष्ट्रपति जी काम करते हैं। तो ये हो गई पुनर्निर्वाचन, इसी को पुनर्निर्वाचन कहते हैं। और जब राष्ट्रपति अपने पद को त्याग देते हैं, या उनकी मृत्यु हो जाती है, या फिर उन्हें हटा दिया जाता है,
तो 6 माह के अंदर चुनाव कराना ज़रूरी है। 6 माह के अंदर चुनाव होना चाहिए राष्ट्रपति जी का। 6 माह के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। और जो है तब तक, जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक उपराष्ट्रपति जी इनके स्थान पर कार्य करेंगे। और इन्हें जो है उस समय जो वेतन और भत्ता मिलेगा वो राष्ट्रपति के रूप में ही मिलेगा, न कि उन उपराष्ट्रपति के रूप में। फिर बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। और कुछ था क्या? नहीं, पुनर्निर्वाचन हो गया। तो पुनर्निर्वाचन के बाद जो है अब हम बात करते हैं योग्यता की। तो राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? राष्ट्रपति बनने के लिए 4 योग्यताएं हैं, सीधे तौर पे 4 ही हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहली योग्यता तो ये होनी चाहिए, पहली योग्यता वह भारत के नागरिक हों। दूसरी योग्यता है कि वह 35 वर्ष से कम के न हों, यानी उनकी उम्र जो है 35 वर्ष हो चुकी हो। तो उम्र 35 वर्ष से उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। तीसरी योग्यता क्या है? तीसरी योग्यता यह है कि लोकसभा में निर्वाचित होने योग्य हो। निर्वाचित न हो, निर्वाचित होने योग्य हों, होने योग्य हों। और चौथी योग्यता है कि किसी भी लाभ के पद पे न हो, किसी भी लाभ के पद पर न हो। चलिए, ये इनकी योग्यता हो गई। उसके बाद और बात करते हैं इनकी योग्यता में। जैसे मान लीजिए ये तो योग्यता कोई भी पूरी कर सकता है, लेकिन इनकी योग्यता है तो इतनी ही। लेकिन जब हम इनके निर्वाचन के लिए जाएंगे, मान लीजिए हम ही चाहे कोई भी, वो ऐसे तो भारत का नागरिक सभी लोग हैं, 35 वर्ष के बहुत सारे लोग हैं, लोकसभा में निर्वाचित होने योग्य भी हैं। और किसी भी लाभ के पद में, सरकारी नौकरियां इतनी कहाँ है, ये जो सरकारी नौकरियां हैं यही जो है लाभ का पद गिना जाता है इन्हीं को। तो ये तो क्राइटेरिया बहुत लोग पूरे कर लेंगे, लेकिन इसमें जब हम चाहे कोई भी जो सदस्य होते हैं, चाहे जो राष्ट्रपति बनते हैं, वो जब जाते हैं अपना निर्वाचन में नामावली दर्ज करवाने, तो उन्हें क्या करना पड़ता है? उन्हें जो है 50 प्रस्तावक की ज़रूरत होती है। किसकी? 50 प्रस्तावक की। 50 प्रस्तावक की आवश्यकता होती है और 50 अनुमोदक की भी आवश्यकता होती है। और ये लोग दोनों लोग होते कौन हैं? या तो राज्यसभा के सदस्य, या लोकसभा के सदस्य, या विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। यानी उसी निर्वाचक मंडल में से ही 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। और इसकी जो जमानत राशि है वो है 15,000 रुपये। 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में, या तो इसे जो है आरबीआई के पास या सरकारी जो है सरकार के पास जमा करना है। इतना करने के बाद ये इनकी योग्यता हो गई। और यदि किसी भी, चाहे पंचायत चुनाव हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधानसभा का हो, इसमें जो है 1/, कुल वैध मतों का, यानी कुल मतों का 1/6 मत पाते हैं तब तो आपकी जमानत राशि वापस मिलेगी। अगर 1/6 से कम वोट पाते हैं तो आपकी जमानत जब्त कर ली जाएगी। इसके बाद अगले अनुच्छेद की बात करते हैं। अनुच्छेद 60।
अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति जी के शपथ की बात की गई है। तो शपथ इन्हें कौन दिलाता है? इन्हें शपथ जो है राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जी दिलाते हैं। उस समय जैसे मान लीजिए अब जो है द्रौपदी मुर्मू जी को अगर शपथ दिलाना है तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जी दिलाएंगे। तो इन्हें शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस। अगर मान लीजिए मुख्य न्यायाधीश जी अनुपस्थित हैं किसी कारण से या कहीं गए हुए हैं तो वरिष्ठ न्यायाधीश जो रहेंगे वो दिलाएंगे। वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाएंगे। शपथ भी हो गया। अब महाभियोग की बात करें तो राष्ट्रपति को मान लीजिए राष्ट्रपति जी चुन लिए गए, उसके बाद चुनने के बाद संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं तो उसके लिए व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 61 की कि उनके ऊपर महाभियोग लगाकर, अगर संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं तो उनके ऊपर महाभियोग लगाकर उनको क्या किया जाए? हटा दिया जाए। तो ये जो है महाभियोग की प्रक्रिया की बात करें तो महाभियोग किसी भी सदन में लाया जा सकता है, या लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन में ला सकते हैं महाभियोग को। लोकसभा में भी आ सकता है और राज्यसभा में भी आ सकता है। अगर लोकसभा में लाया जाता है तो लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में जाएगा और राष्ट्रपति जी पर महाभियोग लग जाएगा और ये हट जाएंगे। ये एक चीज़ है। एक प्रश्न पूछा जाता है, महाभियोग अगर लगाना रहेगा तो लगाने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति जी को लिखित में सूचना देनी पड़ती है कि आपके ऊपर महाभियोग लगाया जा रहा है। अगर आपकी सफाई में कुछ कहना हो तो कहिए। तो महाभियोग लगाने से 14 दिन पहले जो है उन्हें लिखित में सूचना दी जाती है। तो ये हो गई राष्ट्रपति के बारे में बात। और जानते ही हैं हमारी नई राष्ट्रपति जी चुनी गई हैं द्रौपदी मुर्मू जी, और ये जो है 15वीं राष्ट्रपति हैं, भारत की 15वें नंबर की राष्ट्रपति, और प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी हैं। इनका जो है जन्म 20 जून 1958 को मयूरभंज में हुआ था। झारखंड की राज्यपाल 2015 से 21 तक ये रही हैं। और उसके बाद जो है इनका शपथ बहुत जल्द ही ग्रहण होने वाला है। तो चलिए ठीक है, और जो है राष्ट्रपति से संबंधित और भी फैक्ट हैं जान लेते हैं, अगली वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।